मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हुए हैं आपके समक्ष। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग संधारित्रों का संयोजन करते हैं, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन हम लोगों ने देख लिया। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जब हम किसी संधारित्र को, यानी कितनी ऊर्जा हम उसको दे सकते हैं, यानी संधारित्र की, जब हम किसी संधारित्र को बेटा क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित हो जाती है। यानी आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमको पढ़ना है संधारित्र की ऊर्जा। और संधारित्र की ऊर्जा का जो फार्मूला यहाँ पर बनेगा, उसी के बेस्ड पर यहाँ पर बेटा बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो उन पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से फार्मूले बनेंगे, और फिर इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आंकिक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसका नाम है संधारित्र की संचित ऊर्जा, या हम सिंपल सा कह सकते हैं संधारित्र की ऊर्जा। तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, तो याद रखना संधारित्र की बेटा जो ऊर्जा होती है वो होता है औसत विभव गुणा आवेश। अब ये औसत विभव का मतलब क्या है कि सपोज करिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक पिंड है, क्या है, आपके पास एक कोई चार्ज बॉडी। इस समय आपने इसको कोई भी आवेश नहीं दिया। इस समय इसका जो प्रारंभिक यानी इसका जो पोटेंशियल है, मान लेते V1, वो कितना है, 0। फिर सपोज करिए इसको आपने बेटा Q कूलाम आवेश दे दिया। कितना, Q आवेश दे दिया। Q आवेश देने से इसका जो पोटेंशियल था V2, अब वो बेटा कितना हो गया, V हो गया। तो जब भी हम औसत निकालते हैं तो बेटा कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक धन अंतिम। तो प्रारंभिक कौन है, V1 है। तो ऊर्जा निकालेंगे औसत विभव, तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक धन अंतिम। प्रारंभिक धन बेटा क्या हो जाएगा, अंतिम, और अपान में 2, और गुणे आवेश को काहे लिखते हैं बेटा, Q से लिखते हैं। ठीक है, अब प्रारंभिक विभव कितना है, 0 है। अंतिम विभव कितना हो गया है, V। पहले 0 था, फिर क्या हो गया, V हो गया, अपॉन में 2, और इनटू क्या हो जाएगा, Q। तो यहाँ पर आपका आएगा 1/2, और यहाँ पर Q को अगर आगे ले ले तो V। तो यहाँ पर ये हमारे पास संधारित्र की ऊर्जा का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर ये संधारित्र की जो ऊर्जा का फार्मूला है कई रूपों में हो सकता है। तो देखिए हम अलग अलग रूप में निकाल लेते हैं। इसी में मेन हम इसी को मानेंगे, और इसी में सारे परिवर्तन हम करते हुए जाएंगे आगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए Q है, आप लोगों ने पढ़ा है कि आप जानते हैं कि C बराबर होता है Q/V। क्या होता है, Q/V। अब हम बेटा क्या करें, यहां से Q के मान को अगर हटा दें, किसके मान को, चलो मैं यहाँ पे कैपिटल Q ही लिख देता हूं, मैं बार बार वही यूज कर रहा हूं हर जगह पर, तो कैपिटल Q लिख देता हूं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, QV हो गया। यार चलो स्मॉल ही रख लो यार, कुछ समझ, चलो स्मॉल ही यूज करता हूं। तो ये आप लोग बेटा क्या जानते हैं, Q/V, आप लोग ये फार्मूला जानते हैं। अगर मैं यहां से Q को हटा दूं तो यहां पर, इसलिए तो यहां पर Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। तो किससे मेरे बच्चे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आप देखेंगे तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पर Q की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, CV, और इंटू यहाँ पर पहले से क्या है, V। अब यहाँ पर इसका जो फार्मूला बनेगा 1/2 CV², ये U। तो यहाँ पर इसका बेटा दूसरा फार्मूला आ गया। अभी यहाँ पर ये जो ऊर्जा का फार्मूला है ये आवेश और विभव के पदों में है। यहाँ पर इसका जो ऊर्जा का फार्मूला है बेटा किसमें है, धारिता और विभव के पदों में है। अब चूंकि हमने यहां से क्या किया, पहले समीकरण से Q को हटाया, अब मैं किसको हटाऊंगा, V को हटाऊंगा। तो हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है सर, C बराबर होता है Q/V। अगर मैं यहाँ से Q के लिए इसको निकालूंगा तो यहाँ से V यहाँ पर आ जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा बेटा Q/C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q/C। अब हम इसको बेटा क्या करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमने इसको माना है, तो समीकरण 1 से आप जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ये आपके पास U बराबर क्या है, 1/2। क्यों तो क्यों रहेगा,
लेकिन इस बार हमें किसको हटाना है बेटा, इस बार हमें हटाना है सर किसको, सर इस बार हमें हटाना है v को। तो v की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, q अपॉन सी। तो हमने यहाँ पे रख दिया q अपॉन सी। अब यहाँ पर देखिए 1/2 q का q से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो q स्क्वायर, और ये c बटे में है तो c बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से, यानी जो हमारा संधारित्र है उसमें जो संचित ऊर्जा है, अगर आपको कोई भी डाटा आवेश और धारिता के पदों में दिया है तो स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा या ऊर्जा आप इस फार्मूले से निकालेंगे। या मान लीजिए धारिता आपको, यानी जो ऊर्जा निकालनी है, जो आपको वैल्यू दी गई है वो धारिता और v के पदों में दिया गया, विभव के पदों में दिया गया है डाटा, तो आप यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा इस फार्मूले से निकालेंगे। आवेश और विभव के रूप में दिया गया तो इस फार्मूले से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 3 फार्मूले बनते हैं। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 नंबर का यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आता है, तो इसको नजरअंदाज मत करिएगा और इसको ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आवेश का पुनर्वितरण, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि मान लीजिए आपके पास कोई 2 पिंड है, एक पिंड ये A है और दूसरा पिंड बेटा आपके पास क्या है, B है। मान लीजिए इस पिंड का जो विभव है वो V1 है, इस पिंड का जो विभव है बेटा वो क्या है, V2 है। समझ के चलना थोड़ा, क्या है, V2 है। मान लीजिए इस पिंड की जो धारिता है वो क्या है, C1 है, इस पिंड की धारिता क्या है, C2 है। अब यहां पर मान के चलिए इस पिंड का जो आवेश है वो Q1 है और इस पिंड में क्या है, आवेश Q2 है। ठीक है, तो अभी ये दोनों पिंड क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है, यानी इन दोनों पिंडों का संयोजन नहीं किया गया। अब यहां से अगर हम इन दोनों पिंड को किसी कंडक्टर से या किसी वायर से जोड़ देंगे तो यहां पर आवेश का प्रवाह होने लगेगा। क्यों, या तो क्योंकि इनको जोड़ दिया गया, क्योंकि यहां पर देखिए विभव में क्या है, अंतर है। यहाँ पे पोटेंशियल बेटा क्या है, अलग अलग है, इसका विभव V1 है और इसका विभव V2 है। और हमने शुरुआत क्लास में आपको बताया होगा कि अगर विभव में अंतर होगा तो हमेशा क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा। तो आवेश का प्रवाह किधर से होगा, तो हमने आपको बताया था कि जैसे पानी की सतह, यानी पानी का जो फ्लो होता है वो कहाँ होता है, उच्च सतह से निम्न सतह में होता है, वैसे ही बेटा हमारा जो आवेश का प्रवाह होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। अभी हम ये नहीं बता रहे हैं कि B से आवेश A में जाएगा या A से B में जाएगा, हम सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यानी सर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आवेश का क्या होगा, प्रवाह होगा। तो आवेश का, यानी अगर इसमें कम होगा, अगर मान लीजिए इसमें से आवेश क्या, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो आवेश इसमें से इसमें भी जा सकता है। लेकिन अगर इसका मान लीजिए विभव ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम, तो B से आवेश A में भी जा सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही। तो किसमें से, यानी यहाँ पर आवेश इसमें से इसमें जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो आवेश का प्रवाह इस तरीके से होता है, इसी को बेटा क्या बोला जाता है, आवेश का पुनर्वितरण बोला जाता है। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर A और B पिंड का जो विभव है वो बेटा अलग अलग है, विभवांतर है, तो आवेश का क्या होगा, वितरण होगा। क्या होगा, आवेश का वितरण होगा। वो आवेश A से B में भी जा सकता है और B से A में भी आ सकता है। ये आपको बात समझ में आई। अब हम यहाँ पर बेटा क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे पुनर्वितरण के बाद आवेश। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, दिख रहा है सबको, जल्दी से बताइए। ठीक है बेटा, और ये पुनर्वितरण कब तक चलता है, कि जब तक कि दोनों का विभव क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। यानी पुनर्वितरण कब रुकेगा, जब इन दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाएगा, यानी V हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर बेटा क्या करना है, पुनर्वितरण के पहले हमें, यानी पुनर्वितरण हो गया ना, तो पुनर्वितरण के बाद आवेश कितना होगा पिंड के पास, A के पास, B के पास, और पुनर्वितरण के बाद विभव क्या हो जाएगा, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। अगर ये बात आप समझ पाएंगे, आवेश का पुनर्वितरण समझ पाएंगे, तभी आप ऊर्जा हानि को समझ सकते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे पुनर्वितरण के पश्चात विभव।
तो पुनर्वितरण के पश्चात विभव बेटा हमें निकालना है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो, हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो अगर इसलिए हम V के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो V यहां पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, C अपॉन Q। अब यहां पर बेटा मेरी बात याद रखो कि पुनर्वितरण के पश्चात, तो पुनर्वितरण हो गया है, तो यहां पर इस पूरे सिस्टम का जो हमारे पास क्या होगा, आवेश होगा। तो पूरे सिस्टम का आवेश क्या है, Q है। क्या मैं इस Q आवेश को Q1 प्लस Q2 नहीं लिख सकता हूं, बोलिए, लिख सकता हूं। और पूरे सिस्टम की जो धारिता होगी पुनर्वितरण के पश्चात, पूरे सिस्टम की जो धारिता होगी बेटा क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पूरे सिस्टम की धारिता। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखो, अगर मैं Q1 की बात करूं तो हम लोग यहां पे जानते हैं, क्या जानते हैं कि V बराबर Q अपान C होता है। तो अगर मैं Q के लिए सॉल्व करूंगा यहां पर, तो C V के पास चला जाएगा, यानी Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है। मैं इधर लिख देता हूं, क्योंकि Q इक्वल टू बेटा क्या होता है, C इंटू V होता है। अगर Q1 आवेश के लिए लिखूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, C1 V1 हो जाएगा प्लस C2 V2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 7 प्लस C2 हो जाएगा। यानी पुनर्वितरण के पश्चात हमने बेटा यहाँ पर क्या कर लिया, विभव की गणना कर ली। तो पुनर्वितरण के पश्चात विभव क्या हो जाता है, V। तो पुनर्वितरण के पश्चात हमने विभव की गणना यहाँ पर कर ली। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई? हमने क्या किया है, पुनर्वितरण के पश्चात विभव की गणना कर ली है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है। तो Q अगर Q1 के निकालेंगे तो C1 V1 हो जाएगा, और Q2 के लिए निकालेंगे तो C2 V2 हो जाएगा, और अपान धारिता, कुल धारिता यानी इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2। तो पूरे सिस्टम में यानी पुनर्वितरण के पश्चात आवेश क्या हो जाएगा, बराबर जितना V आवेश इस पर होगा पुनर्वितरण के पश्चात, उतना ही विभव उसका V इसका हो जाएगा और V इसका हो जाएगा। क्यों, जैसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये V दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, आवेश का जो वितरण है वो नहीं होगा, वो रुक जाएगा। तो अब हम बेटा क्या निकालने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं क्या, तो याद रखना, अब हम निकालेंगे पुनर्वितरण के पश्चात विभव। पुनर्वितरण के पश्चात आवेश, विभव निकाल चुका हूं, पुनर्वितरण के पश्चात आवेश। अब बेटा यहां पे देखो, पुनर्वितरण के पश्चात आवेश क्या हो गया, तो हम पहले निकालेंगे A का आवेश, A का आवेश। अब A का आवेश मान लेते हैं, इसका आवेश क्या है, Q है, क्या बेटा Q। अब यहां पर देखिए मेरी बात समझिए, Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। तो पुनर्वितरण हो चुका है, यानी पुनर्वितरण होने के पश्चात इसका भी पोटेंशियल V यानी विभव, इसका भी V हो गया, इसका भी V हो गया। तो विभव क्या रहेगा, यानी धारिता C1 और विभव क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पहला आवेश तो A के लिए यानी Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू 1 पुनर्वितरण के पश्चात। अगर हम इसी तरह से B का आवेश निकालेंगे, इसका B का, तो ये हो जाएगा Q2, और Q2 क्योंकि पुनर्वितरण हो चुका तो विभव तो हो गया V, तो ये तो V रहेगा, लेकिन धारिता इसकी क्या है, C2। तो पुनर्वितरण के पश्चात इस तरीके से हमें क्या करना है, तो पहले पिंड का हमने क्या निकाल लिया, विभव आवेश निकाल लिया, दूसरे पिंड का आवेश निकाल लिया। अब हमें बेटा क्या चाहिए, कुल आवेश चाहिए, यानी पूरे सिस्टम का कुल आवेश क्या है, तो हम बेटा कुल आवेश मतलब Q, इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, C1V और प्लस C2V, और यहां से V कॉमन ले लोगे, क्या मेरे बच्चे कॉमन लोगे V, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो ये देखो पुनर्वितरण के पश्चात कुल आवेश इतना हो जाएगा। तो पुनर्वितरण के पश्चात आवेश को इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और अगर विभव को कैलकुलेट करना होगा तो इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पर आप एक काम और करना चाहो अगर कर लो, क्या कर सकते हो कि इसके लिए अगर हम एक फार्मूला और बनाना चाहें, तो देखो पुनर्वितरण के पश्चात की बात की जा रही है, तो अगर मैं C1 को यहीं रखूं और V का मान यहां से पुट कर दूं बेटा, कहां से, यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, ये C1 V1 प्लस C2 V2 और अपान में C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2, ये हो जाएगा।
अगर इसके लिए फार्मूला बनाओगे तो C2 तो C2 ही रहेगा। पुनर्वितरण के पश्चात आपने विभव निकाल लिया, तो विभव का मान मैं रखना भूल गया, तो यहाँ पर आप रख लो C1V1 प्लस C2 V2 और अपान में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो ये आ गया, बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर अगर कुल आवेश निकालोगे या कुल आवेश ऐसे इससे भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पर V का मान आप रख दीजिएगा, तो कोई दिक्कत आने वाली यहाँ पर नहीं है। अगर ना भी रखोगे तो यहाँ पर कुल आवेश रहने दीजिए, एक आवेश आपने निकाल लिया, B का निकाल लिया, बहुत है, ठीक है। तो इसको मत लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब मैंने बेटा क्या निकाल लिया, हमने पुनर्वितरण के पश्चात हमने क्या निकाल लिया, पुनर्वितरण के पश्चात सर आपने निकाल लिया है विभव। पहला पॉइंट क्या निकाला सर, विभव कैलकुलेट कर लिया। तो विभव कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला आप लगाएंगे सर पुनर्वितरण के पश्चात किसको कैलकुलेट किया, आवेश। और आवेश को मान लो ए पिंड का आवेश निकालना या बी का निकालना, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। अब यहां पर मेरी बात एक ध्यान से सुनना कि देखिए क्या होता है कि जब आवेश यहां से ए कंडक्टर से मान लो बी में जा रहा, मान लेते हैं ए से बी में जा रहा, तो जब ए से बी में जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो आवेश है, कुछ आवेश इस कंडक्टर में रह जाता है, ठीक है, या कुछ आवेश विसरण के द्वारा एनवायरमेंट में इस तरीके से चला जाता है, तो कहीं ना कहीं बेटा क्या होता है, इसकी ऊर्जा में हानि होती है। तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है ऊर्जा हानि। क्या नाम है मेरे बच्चे, उस टॉपिक का अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ऊर्जा हानि, और ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आइए शुरू करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बेटा, अगला हमारा टॉपिक है पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि। तो आपके एग्जाम में आएगा संधारित्र की ऊर्जा हानि के लिए फार्मूला आपको क्या करना होगा, निजात करना होगा, प्रतिपादित करना होगा या खोजना होगा, जो भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर संधारित्र की ऊर्जा हानि का फार्मूला क्या होगा, उस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि यहाँ पर देखिए आवेश का पुनर्वितरण हो रहा, तो जब पुनर्वितरण कंप्लीट हो गया, तो जब पुनर्वितरण हुआ, मान लीजिए ए से आवेश बी में गया, तो जब पुनर्वितरण हो रहा था तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, इनकी ऊर्जा यानी यहाँ पर कुछ ऊर्जा हानि हमें देखने को मिलती है। तो वो ऊर्जा हानि क्यों हो रही है, कारण ये है कि जब यहाँ से आवेश मान लीजिए ए से बी में जा रहा, तो ये जो कंडक्टर है, कुछ आवेश को ये कंडक्टर संचित कर लेता है, पहली बात। दूसरी बात है कि विसरण के द्वारा कुछ आवेश एनवायरमेंट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, एनवायरमेंट में। तो इस तरीके से जितनी इसकी ऊर्जा यहाँ से जा रही थी बी तक, उतनी नहीं पहुंचती, यानी कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि कहाँ हो रही, रास्ते में हो जा रही है। तो कितनी ऊर्जा की हानि होती है, इस बात को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो शुरुआत में देखे जब पुनर्वितरण नहीं हुआ था तो इसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं ज्यादा रही होगी, और जब पुनर्वितरण हो गया तो इसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं कम आई होगी। तो हम एक काम करें, इसकी ऊर्जा को निकाल लें, यानी पुनर्वितरण के पहले ऊर्जा निकाल लें और पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा निकाल लें, और दोनों की ऊर्जाओं में अंतर निकाल के हम ऊर्जा हानि का फार्मूला निकाल लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे, चूंकि पुनर्वितरण के पहले ऊर्जा, अगर पुनर्वितरण के पहले ऊर्जा निकालोगे तो मान लेते हैं पुनर्वितरण के पहले जो हमारी ऊर्जा थी, तो मान लीजिए ए पर ऊर्जा कितनी बेटा, ए की ऊर्जा निकालें। किसकी ऊर्जा निकालें, ए की ऊर्जा निकालें। किसकी ऊर्जा निकालें मेरे बच्चे, ए की ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पुनर्वितरण के पहले ए की ऊर्जा, और ए की ऊर्जा क्या थी, 1/2। ऊर्जा का फार्मूला होता है, इसका आवेश कितना है, C1 हो जाएगा और V1², ठीक है। इसी तरह बेटा किसकी ऊर्जा निकालोगे, बी की निकालो पुनर्वितरण के पहले। तो पुनर्वितरण के पहले बी की जो ऊर्जा थी, पुनर्वितरण के पहले जो बी की ऊर्जा थी, तो 1/C2 V2² हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, पुनर्वितरण के पहले कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा को हम मान लेते हैं यहाँ पर U1 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, U1। तो इन दोनों की ऊर्जाओं को जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2²। तो ये हमें कौन सी ऊर्जा मिल गई बेटा, ये हमें ऊर्जा मिल गई पुनर्वितरण के पहले। क्लियर है, दिख रहा है सबको इतना। तो पुनर्वितरण के पहले हमें ये ऊर्जा मिल गई।
अब हमें बेटा क्या निकालना है, पुनर्वितरण के पश्चात, पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा। तो पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा क्या थी, ध्यान से देखो, तो हम क्या लिखेंगे, ए की ऊर्जा पुनर्वितरण के पश्चात। तो ए की ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2, धारिता क्या है, C1V। और अब यहां पर बेटा ध्यान से देखो, पुनर्वितरण कंप्लीट हो चुका, पुनर्वितरण हो चुका, तो जो विभव था वो क्या हो गया, V, तो इसलिए क्या हो जाएगा, C/V1। क्या हो जाएगा, C1/V हो जाएगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई? ठीक है, क्या हो जाएगा V, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब बेटा हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, B की ऊर्जा। किसकी ऊर्जा निकालोगे आप, B की। तो जब B की ऊर्जा निकालोगे तो 1/2, और B की जो धारिता है वो क्या है, C2 है, लेकिन आवेश V हो चुका है, पुनर्वितरण कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमने B की ऊर्जा निकाल ली। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अभी दिख तो खैर रहा है, चेक करना पड़ता बेटा बार बार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बच्चों को। अब यहाँ पर देखो हम क्या निकालेंगे, कुल ऊर्जा। क्या निकालेंगे, कुल ऊर्जा। तो पुनर्वितरण के पश्चात कुल ऊर्जा को हम मान लेते क्या है, U2 है। अब इन दोनों की ऊर्जाओं को जोड़ दीजिए, तो कुल ऊर्जा मान लीजिए क्या है, U2 है, या कुल ऊर्जा हमने क्या माना, कुल ऊर्जा हमें निकालनी है। तो कुल ऊर्जा आपकी हो जाएगी U2 बराबर 1/2, और यहाँ पर बेटा देखो ये C1 V2 V स्क्वायर, C1 V2 स्क्वायर, और बेटा यहाँ पर ये जो आपके पास आ जाएगा 1/2 C2 V स्क्वायर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर ये हमारे पास मेरे बच्चे क्या आ गई, कुल ऊर्जा आ गई। क्या आ गई मेरे पास बच्चे, मेरे कुल ऊर्जा यहाँ पर हमको यहाँ पर मिल गई। अब हम बेटा क्या करेंगे, ऊर्जा हानि निकालेंगे। ऊर्जा हानि, तो ऊर्जा हानि कैसे निकालोगे भाई, पहले मेरी बात ध्यान से समझना, पहले कहीं ना कहीं ऊर्जा ज्यादा रही होगी, उसके बाद ऊर्जा कम पड़ी है ना, तो तभी तो हानि होगी भाई। कोई चीज ज्यादा है, अब वो ज्यादा से कम पड़ गई, तभी तो हानि हो रही है। तो ज्यादा पहले कौन था, मान लीजिए पहले U1 हमारा ज्यादा था, तो पहले हमारे पुनर्वितरण के पहले ऊर्जा क्या थी, ज्यादा थी, वो हमारी क्या थी, U1 थी। तो यहां पर हम क्या लिखाएंगे, ऊर्जा हानि बराबर क्या हो जाएगा, U1 माइनस क्या हो जाएगा, U2। अब यहां पर ध्यान से मेरी बात देखना, U1 का वैल्यू कितना है, तो U1 का वैल्यू आया है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, और माइनस, अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, V2 कितना है, तो ये सर है 1/2 C1 V स्क्वायर, और प्लस ये है 1/2 C2 V स्क्वायर। ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई बेटा। आया बेटा इतना समझ में? या तो हम एक काम और कर सकते हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें, तो बेटा यहाँ पे देखो 1/2 कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए। V स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए। तो अंदर क्या बचा मेरे बच्चे, अंदर बचा है C1 प्लस C2। अच्छा, ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ऐसा करने से में ये फायदा होगा कि हमारा यहाँ पर एक स्टेप और कम हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हम वैल्यू लिख सकते हैं 1/2 V2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा C1, और प्लस बेटा ये क्या हो जाएगा, C2। ठीक है, अब हम एक काम करें, क्या, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां से अभी कुछ नहीं, यहां से कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है। एक काम और कर सकते हो, वो क्या, पुनर्वितरण के पश्चात आपको विभव पता है, तो उसको भी लिख देते हैं अगली बार में हम, फिर आगे काम करते हैं। 1/2 C1 V स्क्वायर V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2। और अब आप हमें एक बात बताइए, पुनर्वितरण के पश्चात आपने भी विभव निकाला था, वो क्या आया था सर, वो आया था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये निकाला था पुनर्वितरण के पश्चात विभव। और क्या लगा है, स्क्वायर लगा, और यहाँ पे लगा दो C1 प्लस C2, ये वाला हमने लिख दिया। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर मेरी बात एक ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर है 2 बार है, और यहाँ पर ये 1 बार है, तो ये कट जाएगा, तो 1 बार ये बचेगा, उसको हम बेटा कहाँ ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे।
अब गौर से यहाँ पर आप लोग देखिए 1/2 1/2 1/2, तो कॉमन मिल रहा है 1/2। यहाँ पर ये इसके नीचे आएगा ना, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर इस पर लगा है, 2 बार है, तो एक बार तो कट गया, एक बार बचा, तो उसको हम क्या लिख लेंगे, C1 प्लस C2 नीचे लिख लेंगे। अब अंदर हमारे पास क्या बचा है, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनना कि यहाँ पर जो बचा हमारे पास क्या बचा है, C1 V1 प्लस C2 V2, या हम इसको एक काम ये कर लेते हैं, हाँ C2 V2। और अब यहाँ पर बेटा देखो हम इसको ऐसे कॉमन नहीं लेंगे, इसको भी यहीं लिख दो। तो यहाँ पर ये 2 बार था, इस पर स्क्वायर लगा है, और नीचे बेटा यहाँ पर देखो इस पर आप क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। और इसको अगर हम नीचे लिखना चाहें तो क्या बचेगा, C1 प्लस C2 बचेगा, क्योंकि एक बार कट गया है तो एक बार यहाँ पर बचा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम हर संख्या के बटे में 1 होता है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहे तो क्या आएगा, ठीक है बेटा। तो पुनर्वितरण अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम गौर से इसको देखें तो ये हमारी एक भिन्न बन रही है, ये देखिए हमारी एक भिन्न बन रही है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करा देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C1 प्लस C2, और इसके साथ मल्टीप्लाई किसका होगा, इसका हो जाएगा, यानी C1 V1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इससे 1 का मल्टीप्लाई इसका होगा, तो क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2, और इस पर क्या लगा है, स्क्वायर लगा। और ये जो अब है पूरा का पूरा C1 प्लस C2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब आई बात समझ में। अब यहाँ पर गौर से देखिए तो 1/2, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ध्यान से देखो फिर C1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या होगा, C1, और यहाँ पर क्या है C2, और इंटू बेटा क्या है, V2 स्क्वायर, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा C2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, C1 V1 C1, सॉरी देखो इधर, C1 C2, और ये क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर। ध्यान से बेटा देखो, इस C2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा पहले, तो C1 V1, अच्छा C1 C2 और V1 का स्क्वायर, सही गलत लिख रहा हूं मैं, तो C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए बेटा C2 का C2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C2 स्क्वायर, और यहाँ से ये V2 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। और अब माइनस, अब बेटा यहाँ पर देखो अगर मैं इसके फार्मूले से इसको खोलूंगा तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा, सर मैं नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना कहाँ लिख रहा हूँ, नीचे, या मेरे पास जगह में एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर मेरे पास जगह है पर्याप्त तो मैं उधर ही लिख देता हूँ। हाँ उम्मीद है आ जाएगा। तो क्या होगा देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो सब के सब माइनस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस के चिन्ह से अंदर गुणा होगा तो सब माइनस हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस में बेटा यहाँ पर ये आ जाएगा, मैं यहाँ पे जगह नहीं आगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 2 C1 V1 C2 V2, ये आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, क्या मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई, जल्दी से बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आई इतनी। हमने क्या किया, इससे इसका मल्टीप्लाई करा के फिर यहाँ तक लिख लिया, फिर माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा तो सब कुछ माइनस में हो जाएगा, अंदर सारी चीजें प्लस में आएंगी तो क्या हो जाएंगे, माइनस में। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, ठीक। इससे एक स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, C1 V1 का स्क्वायर ये कट जाएगा, C1 V1 का स्क्वायर कट गया। फिर यहाँ पे देखो C2 V2 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर कट जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा लो, C2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और मिलने वाला है कॉमन, तो ध्यान से देखो यहाँ पर सर कॉमन मिल रहा, C1 C2 C1 C2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, इसको हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हमें मिल जाएगा ये, और
ये कहां से आ गया? C2V2 गलती हो गई क्या कहीं पे? 1 2 3 4 सही तो है। C1V1, अच्छा ये काटा नहीं मैंने ना, इधर ये C2V2 कट जाएगा, दो इधर कटेंगे तो दो इधर कटेंगे, आप समझ आ गया। वही तो मैं सोच रहा हूँ गलती कहाँ से बच रहा है। अब यहाँ पर देखो ये C1C2 C1C2 और C1C2 तीनों जगह पर है, तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, अच्छा नीचे आपने वो नहीं लिखा, चलो मैं नीचे यहाँ पर इसको यहाँ बाहर लिख लेता हूँ, ये जो चीज है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 1/2 और ये C1 प्लस C2, इसको मैंने यहाँ पर बाहर ले लिया है। ठीक है बेटा, मेरे पास वहां पे जगह नहीं तो मैंने इसको यहाँ पर बाहर ले लिया। अब यहाँ पर अगर गौर से आप लोग देखोगे, अगर आप लोगों को दिख रहा है, क्या दिख पा रहा है? हाँ अभी एक लाइन दिख जाएगी, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर बेटा देखो इसको मैंने बाहर लिख लिया। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या मिल रहा है, C1C2 कॉमन मिल रहा है, C1C2 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ से भी C1C2 कॉमन मिल रहा है, तो ऊपर हो जाएगा C1C2 और नीचे क्या रहेगा 2, और यहाँ पर क्या है C1 प्लस C2। अब अंदर क्या बचा? अंदर यहाँ पर देखिए बेटा क्या बचा है, ये बचा है आपका V2 स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचा है V1 स्क्वायर, और फिर बचा माइनस का, देखिए बेटा यहाँ पे बचा है 2C1 और इंटू V1, ये आपके पास बचा हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab है, तो इसका जो फाइनल फार्मूला है, मेरे पास जगह कम है तो मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इसको बेटा थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, या मेरे पास इधर फाइनली जगह है तो मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूं, मैं इधर लिख देता हूं, मेरे पास जगह है भी, ये देखिए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 C1 इंटू C2, और अपान में बेटा क्या है C1 प्लस C2 है ये, और यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा किसका, a माइनस b का, तो a कितना है V2 माइनस V1 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये बेटा जो फार्मूला आया है, ये किस चीज का फार्मूला आया है, तो सर ये हमारे पास आया है ऊर्जा का फार्मूला, कितनी ऊर्जा हानि हो रही है। मुझे मिटाना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ क्योंकि अब दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर जो फार्मूला है ये यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। तो क्या फार्मूला बनेगा, ये बनेगा डेल यू बराबर 1/2 C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ब्रैकेट में हो जाएगा V2 माइनस V1 का स्क्वायर। तो ये हमारी है संधारित्र की ऊर्जा हानि का फार्मूला, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो पहले ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें क्या करनी है, ऊर्जा हानि की गणना करनी है, तो पुनर्वितरण के पहले हमने कुल ऊर्जा निकाल ली कितनी आई, और पुनर्वितरण के बाद कुल ऊर्जा कितनी आई मैंने निकाल लिया। ऊर्जा हानि, पहले ऊर्जा ज्यादा थी तो पहले से बाद वाली ऊर्जा को घटा दिया, फिर उनकी वैल्यूओं को रखा यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर v का मान हमने यहाँ पर पुट डाउन कर दिया, किसका मान रखा है, v का मान हमने यहाँ पे रख दिया। फिर यहाँ से देखिए हमने एलसीएम लिया है क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद, फिर इससे इसका गुणा करा दिया, यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन किया, और ये चीजें आपस में क्या हो गई, कट गई हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ओवरऑल जो हमारा ये फार्मूला बना है, तो ये कुल मिला के आपको समझना ये है, पुनर्वितरण के पहले ऊर्जा निकालनी है, पुनर्वितरण के बाद आपको ऊर्जा निकाल लेनी है, और आपका बहुत आसानी के साथ हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा डेरिवेशन वाला पोर्शन था ये लगभग बेटा हमारा समाप्त हो गया है इस चैप्टर का। अब आगे हम बात करते थे कि हमने आपको बताया था कि लास्ट जब हमारा क्लास रहेगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ के लिए हम बेटा नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि हम वहां पर देखेंगे परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेटा साथ साथ पढ़ते चलिए, साथ साथ तैयार करते चलिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर दिक्कतें आने वाली। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ये संधारित्र की बेटा क्या है, ऊर्जा का फार्मूला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।